अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा लेक्चर है नंबर 5 और टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लास्ट टाइम हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन की थी। ब्रीथिंग की डेफिनेशन में हमने कहा था ब्रीथिंग क्या है, इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी फॉर गेटिंग ऑक्सीजन and removal of the air outside the body for the removal of carbon dioxide is known as breathing. And breathing is the physical process, is a mechanical process. There is no biochemical reaction take place in breathing. And second, जो यहाँ पर हमारे पास breathing की definition दी गई है वो ही है the physical movements related to gaseous exchange is known as breathing. Definition क्या है हमारे पास? डेफिनेशन पहले वाली मैंने डिस्कस की है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज। मतलब फिजिकल मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। क्या फिजिकल चेंज होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, हवा का प्रेशर कम हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये फिजिकल चेंजेस है और लास्ट में भी आपको ये टर्म समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन हो गई, सॉरी ब्रीथिंग की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास है फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक वो जिसके जरिए हम सांस अंदर ले जाते हैं, इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। हवा का अंदर ले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है या इनहेलेशन कहलाता है। द इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी फॉर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, द इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी फॉर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। उसके बाद हमारे पास है इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म, हाउ इंस्पायरेशन टेक प्लेस। बेसिकली याद रखिएगा कि जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि जब इंस्पायरेशन हो रही होती है तो हमारी चेस्ट वॉल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मसल हैं। नंबर 1 है इंटरकोस्टल मसल विच आर नोन एज रिब्स मसल। सेकंड वन डायफ्राम मसल विच इज प्रेजेंट बिलो द बोथ लंग्स। तो ये दो जो मसल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंस्पायरेशन के अंदर। कैसे? सबसे पहले याद रखिएगा कि जब इंस्पायरेशन होती है डायफ्राम के मसल भी, और ये आपको जो इंटरकोस्टल मसल ये आपको रिब्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्टर्नम के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मूवमेंट दोनों की डिफरेंट है। क्या कि जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स को ये ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं। व्हेन इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ribs move upward, raised upward, and when the diaphragm muscles contract they move downward। and अब बेसिकली क्या होता है, डायफ्राम बेसिकली जैसे गुंबद होता है ना, डोम शेप होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। सीधे होने के बाद बिल्कुल क्या होगा, हम कहेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी डाउनवर्ड मूव किया इन्होंने, जबकि जो रिब्स होती है अपवर्ड मूव करती हैं। दो प्रोसेस हमने पढ़े, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स अपवर्ड गई, और डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स डाउनवर्ड, सॉरी इंटरकोस्टल मसल डाउनवर्ड आए। इससे क्या हुआ, अंदर जो चेस्ट वाल थी, सॉरी चेस्ट कैविटी थी, जो उसका साइज बढ़ गया। अब चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा तो अब देखिए हम एक सिलेंडर लेते हैं, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर। अब 1 किलो गैस है, छोटे सिलेंडर के अंदर भी 1 किलो, बड़े सिलेंडर के अंदर भी 1 किलो। अब देखें हम गैस दोनों में फिल कर देते हैं। अब क्या होगा, बड़े सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, हवा का प्रेशर कम होगा, जबकि छोटे सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, करीब करीब होंगे और हवा का प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखिए चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा, हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हवा का प्रेशर जैसे कम हुआ, अब बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा है, अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया। क्यों? साइज, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा तो क्या हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस, आउटसाइड एयर रशेस इनटू द बॉडी, इनटू द लंग्स, एंड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज द प्रोसेस विल बी ऑपोजिट। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन के अंदर हम जो प्रोसेस हुए हैं, पहला क्या हुआ, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स अपवर्ड मूव कर गई। दूसरा डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये क्या हो गए, डाउनवर्ड हो गए। इससे क्या हुआ, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन
क्या हुआ, प्रेशर लो हो गया। प्रेशर लो होने की वजह से आउटसाइड जो एयर है वो क्या करेगी, मूव करेगी इनसाइड। क्लियर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन का प्रोसेस आपने जो पढ़ा है, इसको अगर उलट कर दें तो ये बन जाएगा एक्सपायरेशन, यानी रिमूवल ऑफ द एयर आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है एक्सहेलेशन की डेफिनेशन या एक्सपायरेशन की डेफिनेशन। क्या हमने डेफिनेशन, आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स the removal of the air outside the body is called expiration or exhalation। अब उसके अंदर क्या होगा, उलट प्रोसेस होगा। पहले के अंदर क्या हुआ था, रिब्स मसल यानी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एक्सपायरेशन में रिलैक्स होंगे। दूसरा, अब जो कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स अपवर्ड मूव करी गई थी, उससे क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये डाउनवर्ड मूव करेंगे। क्लियर हो गया। अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट, डायाफ्राम के मसल्स पहले क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट, और ये डाउनवर्ड मूव करे गए थे। अब इसको उलट कर दो, डायाफ्राम के मसल जब रिलैक्स होंगे तो फिर क्या कर देंगे, ये दोबारा से डोम शेप शक्ल में आ जाएंगे। अब इन दो चेंजेस की वजह से क्या होगा, अंदर चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो गया, इसका मतलब हवा का प्रेशर बढ़ गया। हवा का प्रेशर बढ़ गया मतलब बाहर हवा का प्रेशर कम, अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा, तो अंदर से हवा मूव करेगी आउटसाइड द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है ब्रीथिंग रेट, यानी हमारा सांस लेने का जो रेट होता है वो क्या होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, जबकि हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब या हम कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, तो ब्रीथिंग रेट जो होता है वो क्या होता है, ब्रीथिंग रेट होता है हमारे पास उस वक्त 30 to 40 टाइम। तो फिर ये हमारी जो एक्सरसाइज या हार्ड वर्क के दरमियान जो प्रेशर जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है रिस्पिरेटरी सेंटर। वो बेसिकली कंट्रोल करता है। कैसे, जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है उस वक्त, क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो रिस्पिरेटरी सेंटर होता है वो सेंस करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर ब्लड। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर ब्लड इज इंक्रीज, देन द रिस्पिरेटरी सेंटर सेंस द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड इट विल इंक्रीज द breakdown of food into the mitochondria. When the एनर्जी ब्रेकडाउन इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो ब्लड में आएगी, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का बढ़ना ही रिस्पिरेटरी सेंटर को सेंस करेगा, और रिस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भेजेगा किसको, इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम मसल्स को, और इन दोनों की क्या होगी, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, और इनकी स्पीड का बढ़ते ही क्या होगा, जो ब्रीथिंग रेट होगा वो हमारा नॉर्मल से, यानी जो 16 और 20 टाइम पर मिनट था वो इंक्रीज होकर 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। तो ये ड्यूरिंग रेस्ट 16 to 20 टाइम्स पर मिनट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।